हेलो फ्रेंड्स। मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में एक नया इंटरव्यू लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। इसके पहले आप लोग बहुत से लोग मेरे चैनल पे जो हैं व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो परिचित हैं सर से। सर का नाम है डॉक्टर विष्णुकांत त्रिपाठी और पीएचडी सबमिशन के दौर पे है, तो थोड़ा हालांकि डॉक्टर के कहलवाने से थोड़ा बचते हैं ये, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में असिस्टेंट प्रोफेसर कोई परमानेंट सेलेक्ट हो जाता है तो वो डॉक्टर की श्रेणी में आ जाता है। और सर का मेरे इस चैनल पे दोबारा से स्वागत है। आज ये अपने विषय को लेके यहाँ पर उपस्थित हैं और विषय इनका है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें, जेआरएफ नेट का क्वालिफिकेशन, जेआरएफ नेट को कैसे क्वालिफाई करें, और पीएचडी चूंकि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ के पीएचडी से रिलेटेड कुछ चीजें इनसे डिस्कस करेंगे। वक्त इनके पास काफी है, तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर। और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ इस ठंड में भी सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि मुख्य बात यहाँ पर यह है कि सर बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, तो जो आउटसाइडर्स हैं वो थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरा चयन उत्तर प्रदेश में होगा कि नहीं होगा। इस तरीके की 36 प्रश्न चलते हैं। तो मेरे साथ साथ सर भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अभी जो मध्य प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके ऊपर भी सर को थोड़ा सा सर से गाइडेंस लेंगे, इनको पता है। और हम लोगों के जानने पहचानने वाले बहुत से लोग मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 की जो वैकेंसी 18 में क्लियर हुई थी उसमें बहुत से लोग हैं। आप लोग मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करें। वहाँ का थोड़ा सा एग्जाम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे चैनल पे सभी मार्गदर्शन आपको फॉर्म भरने से लेके और जो इंटरव्यू होता है या रिटर्न होता है जो भी सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले सर से मैं पहला प्रश्न करूंगा कि सर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विज्ञापन 51 में, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जैसा कि पहले भी हमारी आपकी बात हुई थी, आपने बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। तो किस तरीके से मन स्थिति, एटीट्यूड आपका जी था, कैसी चीजें मन में चलती थी सिलेक्शन के पहले तक, पूरा आप एक विस्तृत रूप से बताएं। जी सर। तो एक बात तो जैसे फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा हमेशा मन में चिंता रहती थी, क्योंकि जो भी लोग पीएचडी साथ में कर रहे हैं उनको तैयारी के लिए थोड़ा सा समय कम मिलता है। और जब आप पीएचडी बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपके पास पीएचडी का वर्कलोड अपना खुद का काफी रहता है। तो एक चिंता तो मन में बनी ही रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम डेट आ जाए और हम परीक्षा के लिए तैयार ही ना हो पाए। लेकिन दूसरा बेनिफिट उसका पीएचडी के साथ जुड़े का ये भी होता है कि आपकी पढ़ने की आदत रहती है। तो भले आप क्या कहते हैं सिलेबस कवर ना कर पाए हों, अगर आपके पास एक महीने का भी टाइम रहता है तो क्योंकि आपकी पढ़ने की आदत बनी रहती है तो आप उसको कवर कर लेते हैं। तो एक तरफ तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऐसा ना हो कि परीक्षा की डेट आ जाए और मैं कुछ तैयारी ना कर पाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कॉन्फिडेंस था कि पीएचडी में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इतने रिसर्च पेपर हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने बैठने की स्क्रीन के सामने या किताब लेके बैठने की एक आदत बनी रहती है। तो थोड़ा सा ये भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी समय निकाल लिए तो कर ले जाएंगे। दूसरी एक चिंता रहती थी कि भाई क्या कहते हैं, कितने क्वेश्चन सही करना चाहिए, कितनी तैयारी करनी, क्योंकि जितने लोग हैं वो उतने तरीके से बताते हैं कि भाई इतना क्वेश्चन सही कर लोगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा, इतना सही कर लोगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा। तो मन में ये भी चलता था कि मेरी तैयारी उतनी हुई है कि उतना इसको क्वेश्चन स्कोर हो जाएगा कि नहीं होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि अरे अगर नहीं हुआ इस वाली नौकरी में तो आगे क्या करेंगे। तो कई तरह के विचार चलते रहते थे मन में। लेकिन फिर जैसा आपका भी चैनल है, हमारे हम लोगों के चैनल से इतर भी हम लोगों के भाई आपसी संबंध है, तो आपसे बात होती रहती थी। हमारे सुपरवाइजर हैं काफी सीनियर प्रोफेसर, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। तो एक पीएचडी एस्पिरेंट्स के पास थोड़ा सा ये भी फायदा रहता है कि आपसे काफी एक्सपीरियंस्ड आपका सुपरवाइजर आपके साथ रहता है। तो समय समय पर कोई संशय आता है या कोई डाउट होता है तो कई बार आप अपने सुपरवाइजर से बात कर लेते हैं तो चीजें थोड़ा सा आसान लगने लगती हैं। लेकिन बात करना अलग चीज होता है और फिर उसको जीवन में उतार लेना कि ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं नहीं परीक्षा निकल जाएगी, तो थोड़ा सा उसमें अंतर रहता है। तो संशय दिमाग में हमेशा बना ही रहता है। इवन जब तक आप एग्जाम लिख के नहीं आ जाते हैं तब तक आपको संशय बना ही रहता है कि हमसे
हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यही मन स्थिति मेरी भी उस दौरान थी। अच्छा, बहुत सही बात जी आपने करी। कई बार मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं कि सर पीएचडी के साथ तैयारी को कैसे मैनेज करें। और पीएचडी के साथ तैयारी को मैनेज करना उन संस्थानों में ज़्यादा कठिन होता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो रेसिडेंशियल पीरियड है, और वहाँ पे चूंकि डिपार्टमेंट रेगुलर जाना होता है, 10 से 4 बैठना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी तरीके की दिक्कतें आती हैं। बहुत से मित्र हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीएचडी कर रहे हैं, हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटीज में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होते हैं। और कुछ इसी यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट थोड़ा सा सख्त होते हैं, तो तैयारी के लिए वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है, शाम को ही जी आपको जी टाइम मिलता है। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म भरे हैं विज्ञापन 51 में, आपका सिलेक्शन विज्ञापन 50 में हुआ था, और विज्ञापन 51 में जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान के लिए फॉर्म फिल किया है, उनके लिए थोड़ा सा कंप्लीट मार्गदर्शन आप करिए। बीच में मैं नहीं रोकूंगा आपको, किस तरीके से कौन सी किताबें पढ़ना है, और कौन से जो पेपर था, पेपर का क्राइटेरिया कैसा था, पेपर आपका मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या इजी था, इस पे भी थोड़ा सा आप बताइए। और साथ ही इस बात पे भी आप बताइए कि मनोविज्ञान में चूंकि जैसे सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे नॉर्मल साइकोलॉजी हो गई, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई, जनरल साइकोलॉजी हो गई, ऐसे करके बहुत सारे हर विषय में भी थोड़ा सा सब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें कौन से सेक्शन से आपको क्वेश्चंस ज्यादा मिले, और लोगों को अब कौन से सेक्शंस को ज्यादा फॉलो करने की या पढ़ने की जरूरत दिखती है परीक्षा के वर्तमान के पैटर्न के आधार पर। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो जेआरएफ का एग्जाम हो, यूपी हायर का एग्जाम हो, या किसी अन्य राज्य का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे पहले मेरी सलाह सभी एस्पिरेंट्स को, जो सफल हो चुके हैं, भले किसी भी तरीके से सफल हो चुके हों, और या जो एस्पायर कर रहे हैं वो भी, उन सबको मेरी एक चीज है कि आप अपने सिलेबस को पहचानिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आंख मूंद के सब पढ़ते चले जाते हैं। तो पहली बात तो आप अपने सिलेबस को पहचानिए कि आपके सिलेबस, आपकी परीक्षा क्या डिमांड कर रही है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो अब नेट जेआरएफ के सिलेबस से ओबी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो पूरी तरह हट चुका है, और जो इंडियन साइकोलॉजी है वो फर्स्ट यूनिट में ही आ चुकी है। तो अगर आप ओबी पढ़ने बैठ जाते हैं कि अरे यहाँ से भी लीडरशिप का एक क्वेश्चन आ जाएगा, दो क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो एक कवर करने के चक्कर में पता चला आप जो मेजर पार्ट है वो छोड़ देंगे। तो पहले जब भी कोई भी एस्पिरेंट किसी परीक्षा की तैयारी करने जा रहा है, तो सबसे पहले वो अपने सिलेबस को समझे कि आखिर परीक्षा उनसे डिमांड क्या कर रही है। जब तक वो क्लियर नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब तक आप मतलब उसको बोलते हैं ना कि बेलगाम का घोड़ा रहेगा तो जिधर उसका मन करेगा उधर दौड़ेगा। तो अगर पर्सनालिटी पढ़ने बैठ गए और फ्रॉइड को पढ़ने में मजा आने लगा, तो पता चला फ्रॉइड ही पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको अपनी सरहदें क्या है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस परीक्षा की क्या सरहद है, और कितना हमको पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। तो एक चीज कि नो योर सिलेबस। दूसरा चीज, थोड़ा सा हिंदी भाषा वाले एस्पिरेंट्स मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मैंने तैयारी, क्योंकि मेरी पढ़ाई शुरू से अंग्रेजी मीडियम में हुई है, तो मैंने किताब भी अंग्रेजी मीडियम वाली ही पढ़ी है। तो हिंदी के लिए तो सबसे ज्यादा लोग अरुण कुमार सिंह को ही फॉलो करते हैं, अच्छी किताब है। थोड़ा बहुत मैं एडवाइस करूंगा कि उसके साथ साथ आप अंग्रेजी की कोई किताब ले लें, उसको एज ए सप्लीमेंट्री पढ़ें। क्योंकि कई बार अरुण कुमार सिंह ने, क्योंकि अब मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, भले पढ़ा नहीं लेकिन हिंदी में पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, तो अरुण कुमार सिंह को पढ़ता हूँ, तो उसमें काफी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ हैं, तो उसको आप एक किसी इंग्लिश की किताब के साथ सप्लीमेंट कीजिए। तीसरी चीज, अगर आप पूरे सिलेबस को किसी एक स्पेसिफिक बुक से या किसी एक यूनिट के लिए सेपरेट बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है कोई जनरल साइकोलॉजी की एक किताब उठाइए। जैसे हिंदी वाले अरुण कुमार सिंह ले लें, अंग्रेजी वाले या तो बैरन ले लें, या सिसरेली ले लें, या मॉर्गन किंग ले लें। कोई भी एक जनरल साइकोलॉजी की किताब उठाइए। आप उसमें 15-16 चैप्टर होते हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। किसी भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो भी आपको रेफरेंस बुक में ये इनमें से कोई एक किताब बताई जाती है। तो उसके आप चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक पहले पढ़ जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपको शब्दों को कम से कम ये लगेगा कि ये एलियन शब्द नहीं है, कि हम कभी सुने ही नहीं है कि ये शब्द क्या है। भले आपको वो जनरल साइकोलॉजी किताब से डीप नॉलेज ना हो, लेकिन ये पता चल जाता है कि ये शब्द भी हमारे विषय में है, साइकोलॉजी में ये शब्द भी है।
तो एक आप जनरल साइकोलॉजी कोई किताब उठाइए, उसको एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी तरह पढ़ लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जब आप जेआरएफ की तैयारी करते हैं या हायर की तैयारी करते हैं, तो जनरल साइकोलॉजी बस की किताब आपकी मदद नहीं कर पाएगी। तो उसमें क्या है कि टॉपिक स्पेसिफिक किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, और मैंने वही पैटर्न अपनाया है। तो मैं जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्योंकि अब DSM-5 आ चुका है, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को कलरफुल किताबें ज्यादा पसंद आती हैं रेदर देन ब्लैक एंड व्हाइट। तो मैं किताबें भी ढूंढ ढूंढ के वैसी निकालता हूँ जो थोड़ा सा मेरा मन बनाए रहे, थोड़ी सी रंगीन रहे। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक किताब है, बुचर मिनेका हुगली की, वो DSM-5 पे बेस्ड है, वो पढ़ सकते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसके लिए लॉरा इबर्ग पढ़ सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, आप गलोटी की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, क्योंकि उसमें गलोटी की किताब में ऐसा है कि उन्होंने केवल डेफिनेशन पे फोकस नहीं किया है, बल्कि उनकी किताब रिसर्च ओरिएंटेड है। तो जो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस क्षेत्र में किसने रिसर्च किया, कि कई मनोवैज्ञानिकों को नाम दे देते हैं, अब हम लोग पढ़े ही नहीं रहते हैं, तो वो किताब क्या कहते हैं, गलोटी की किताब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए उस संदर्भ में बहुत अच्छी है। उसी तरह स्टर्नबर्ग की किताब है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। स्टैट्स के लिए आप हॉवेल की किताब पढ़ सकते हैं, या बहुत सरल भाषा में पढ़ना है तो SK मंगल की किताब पढ़ सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन नाम है उसका, या गैरेट की किताब पढ़ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी ऐसा नाम है। और पर्सनालिटी के लिए जो मेरी दो फेवरेट किताब हैं अंग्रेजी की, वो तो एक सल्ज एंड सल्ज है, दूसरी फीस्ट एंड फीस्ट है। तो मैं फीस्ट एंड फीस्ट ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फीस्ट एंड फीस्ट में चैप्टर के बीच बीच में कुछ ब्रैकेट्स में इंफॉर्मेशन दी होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा कहते हैं ज्यादा मदद कर देती है, कि आपको बुक में भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। वैसे शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन सल्ज एंड सल्ज में भी दी है, लेकिन फीस्ट एंड फीस्ट में उसको कुछ ज्यादा हाईलाइट करके ब्रैकेट वैकेट में दिया हुआ है। तो ये हो गया किताबों के संदर्भ में। विनीत सर, मैं आपके क्वेश्चन के कुछ हिस्से भूल रहा हूँ, आप थोड़ा उनको दोहरा दें। एक तो हो गया कि क्या किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ने और का प्रश्न मैंने दूसरा पूछा हिस्सा था क्या। कि कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी थी, और दूसरा मैंने यह पूछा था हम्म कि जो क्वेश्चन पेपर यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का आपने फेस किया था विज्ञापन 50 में, उस क्वेश्चन हम्म पेपर में किस सेक्शन के, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो उसमें से हम्म कौन हम्म सी हम्म चीज पे आप ज्यादा बल देंगे, स्ट्रेस देंगे कि उसे तो जरूर देखें? क्या होता है कि पैटर्न एग्जाम का बीच बीच में चेंज होता रहता है, कभी कभी यस क्या होता बिल्कुल। है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने ऐसा पेपर में अगर कुछ देखा है तो लोगों को जरूर बताएं। जी जी। तो जैसा विज्ञापन 50 का जो साइकोलॉजी का पेपर था, मैं कहूँगा बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था वो मतलब किसी एक टॉपिक पे ओवरलोड नहीं दिया गया था उस पेपर में। और दूसरी बात ये है कि विज्ञापन 50 का जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट से आप मिलेंगे, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़े सब रहते हैं, एग्जाम के उस 1 घंटे 2 घंटे में कुछ गलतियां हो जाती हैं, और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, किसी का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप साइकोलॉजी वाले विज्ञापन 50 जितने भी लोग दिए हैं उनसे अगर ये बात पूछेंगे, तो पेपर बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सरल आया था। अगर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी हम करके गए होते, तो उससे काफी कुछ कवर हो जाता है। मेरे नंबर भी कुछ कम आए थे थ्योरी में, उसके कई कारण हैं जिनकी अब कोई मतलब नहीं है चर्चा करने की। तो क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर इस बार का आया था विज्ञापन 50 का, वो बहुत ही बैलेंस था, किसी एक टॉपिक पे ओवरलोड नहीं दिया गया। तो उसमें हर यूनिट से कुछ न कुछ 2-3 क्वेश्चन हर यूनिट से ऐसा पूछा ही था। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में जो ज्यादातर लोग आते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, अ, वो साइंस या मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो लोग बाग स्टैट्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो एक तो आप सभी चीजों की डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लीजिए, कि अगर कोई टेस्ट है, जैसे इस बार भी एक टेस्ट आया था कि टी टेस्ट का प्री पोस्ट दिया हुआ था, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था। तो टी टेस्ट हम जनरली मान लेते हैं कि भाई 2 माइनस हो जाएगा, उसी में बहुत लोगों ने गलत कर दिया, प्री पोस्ट को कंसीडर नहीं किया। तो
कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी टेस्ट की कैलकुलेट करेंगे, वो चीज थोड़ा देख लें। फॉर्मूला पूछता नहीं है, बेसिक हर चीज का जरूर क्लियर करें। जैसे सोशल साइकोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे। तो अगर एक ग्रेजुएशन लेवल का बेसिक, जो मैं ये बात शुरू में भी बोला कि जनरल साइकोलॉजी की अगर कोई एक किताब हम एक कोने से उठा के दूसरे कोने तक पढ़ लें, तो काफी कुछ हायर कवर हो जाता है। ये बात यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए सच नहीं है, लेकिन हायर के लिए काफी कुछ एक जनरल साइकोलॉजी किताब शुरू से लेके अंतिम तक पढ़ने में कवर हो जाता है। जहां तक जेआरएफ की बात है या नेट की बात है, वहां पे थोड़ा सा बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है, वहां पे गहन अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन वहां पे भी मैंने देखा है, अ, जब, क्योंकि नेट के मैंने भी ज्यादा अटेम्प्ट दिए नहीं, मैंने 2 ही अटेम्प्ट दिया। पहली बार मेरे को कुछ नहीं मिला, दूसरी बार उन कमियों को दूर करने पे जेआरएफ मिल गया। तो ज्यादा अटेम्प्ट मैंने दिए नहीं, लेकिन जो भी पिछले साल के मैं पेपर्स देख रहा हूँ, उसमें ये है कि 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। इधर वो फैक्टर एनालिसिस से आएगा, या तो एनोवा से आएगा, या तो रिग्रेशन से आएगा। तो ये 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे फिक्स है 5 क्वेश्चन आएगा। जिस बार फैक्टर एनालिसिस आता है, उस बार एनोवा और रिग्रेशन से नहीं पूछता। जिस बार रिग्रेशन आता है, उस बार एनोवा फैक्टोरियल गायब हो जाता है। और जब रिग्रेशन और फैक्टोरियल जाता है, तो एनोवा से वो 5 क्वेश्चन फिक्स ही हैं कि वो स्टेट से ऐसा आता ही है। तो ये एक टॉपिक कवर कर लें। और जब पर्सनालिटी में आते हैं, तो पर्सनालिटी काफी बृहद है, लेकिन जो भी मैंने मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पर्सनालिटी में भी, भले अब पर्सनालिटी की थ्योरी क्या कहते हैं, फ्रॉइड फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन वहीं से आता है, साइकोडायनेमिक्स से, बिहेवियरल से। अभी भी ज्यादातर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी या क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी, यहाँ से ज्यादातर अभी भी क्या कहते हैं क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इन्हीं से। तो वहाँ पे फोकस कर लिया जाए। डेवलपमेंट में जहाँ तक है, तो ज्यादातर क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन का हमारा है, मोराटोरियम, रोल कंफ्यूजन, ये सब, तो इन सब चीजों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और सोशल साइकोलॉजी में एग्रेशन, इम्पैथी, और इसको हम कंप्लायंस, इन सब चीजों से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है 50 में अगर सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था, तो 51 में हो सकता है कि थोड़ा सा आयोग भी कहे कि भाई सब लोग हमको सरल मान रहे हैं, तो थोड़ा सा आयोग भी बताए कि नहीं, हम भी कठिन पेपर सेट कर सकते हैं। नहीं, अभी तक के जितने पेपर का इतिहास है और जो अनुभव मेरा रहा है 46, 47, 50, तो उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलता है, और पेपर हम्म। हल्का होता है, और विज्ञापन दर विज्ञापन पेपर हल्का होता गया है। तो मॉडरेट से ज्यादा पेपर हम्म। कठिन नहीं दिखा है। और आपने जैसा कि बताया कि स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च वाला जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा देखना है, क्योंकि उसमें गलतियां ज्यादा देखने को मिलती हैं लोगों के द्वारा। हाँ, गलतियां मिलती हैं, और साथ भी ऐसा है सर कि सारा गेम एटीट्यूड का है, कि बच्चे लेते ही आर्ट्स हैं ये सोच के कि क्या कहते हैं, अब गणित से पीछा छूटा। बेचारे साइकोलॉजी में आते हैं, फिर उनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है। तो जो एक ये मैथमेटिक्स फियर है, भले टॉपिक कठिन ना हो, लेकिन गणित है, गणित का फोबिया है, गणित का डर है, उसी चक्कर में बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन अगर रिसर्च और स्टैट्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो वो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कि अगर आप क्या कहते हैं थोड़ी सी मेहनत कर लिए, तो उनका मार्क्स कहीं नहीं गया हुआ है। मतलब एकदम से, जैसे क्या कहते हैं, हम लोग गणित में बोलते थे, क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, तो गणित का रेफरेंस थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ, कि अगर स्टेप सही है तो आंसर सही ना आया हो तो भी कुछ नंबर मिल जाता था। तो इसी तरह साइकोलॉजी में है कि अगर स्टेट्स आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर किए हैं, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको श्योर शॉर्ट नंबर देने वाले क्वेश्चंस हैं। उनमें मतलब कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर उनके ऑप्शंस भी बहुत क्लियर रहते हैं, कि अगर सही ऑप्शन
अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि दौड़ाए तो सही ऑप्शन बहुत आसानी से मिल जाता है। जी, और आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि आप लोग रिसर्च में अभी कई बार हमने देखा है कि सबसे ज्यादा वर्तमान में एक स्टेटिस्टिकल पैकेज है जिसको SPSS कहते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी होता है। कभी विष्णुकांत को लाएंगे, इन्हें अच्छे से पता है, और हम सभी को, और हायर एजुकेशन में हैं और रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं, तो उस पैकेज को हम लोगों को आना चाहिए ठीक तरीके से, अब बढ़िया से उसको आना चाहिए। और आगे आने वाला समय जो है पूरी तरीके से उसी पैकेज का है। SPSS के वर्जन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, धीरे धीरे उसको और सरल करने का प्रयास किया जा रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा। तो इनको आता है सर को, हमने एक आध बार इनसे सहयोग भी लिया है इन चीजों के लिए। तो हालांकि वर्तमान में SPSS वगैरह से क्वेश्चंस भी, वेरिएबल कैसे फीड करेंगे, इस तरीके के प्रश्न नेट वगैरह में भी मैंने देखा है। हायर में तो पता नहीं, नहीं देखा गया है अब तक। और एक दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जो सर बता रहे हैं कि सारा खेल एटीट्यूड का होता है, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि सारा खेल एटीट्यूड का होता है। सर की यही कोई, मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता है, उस समय जब रिटर्न दे के आए थे और उनका इनका जब आया था रिटर्न का रिजल्ट, तो इनका कोई शायद 74 75 76 क्वेश्चन इसी के बीच के क्वेश्चन सही थे, और 21 22 23 नंबर के लगभग इंटरव्यू में पाए हैं। तो ये जो हम लोग प्रश्न करते हैं कि इतना लाया नहीं जा सकता, इसका किसी का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके चला आया है, तो गलत साधनों का प्रयोग करके लेके चला आया है। तो मुझे नहीं लगता कि 73 74 75 क्वेश्चन नहीं किए जा सकते या 22 23 नंबर इंटरव्यू में नहीं लाए जा सकते, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पता नहीं मुझे सर, ये कहाँ से आता है। मतलब ये जो है, मतलब जो एस्पिरेंट रहते हैं वही दूसरे एस्पिरेंट को समझाते हैं कि गलत काम होता है, मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है, सब वहाँ ऑलरेडी फिक्स है। मुझे और पता नहीं कि ये इनसाइड न्यूज कहाँ से फैलती है। खैर, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ग्रेप वाइन है सब। सब क्या कहते हैं, अनफॉर्मल चैन ऑफ कम्युनिकेशन से आता है ये सब, इनफॉर्मल चैन ऑफ कम्युनिकेशन से। लेकिन जैसा आपने बताया कि मेरा मतलब रिटेन में वही 73 नंबर थे, और इंटरव्यू मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यू मेरा बहुत सही गया था। और आ, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने पूछा था, क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी मेरी आपसे बात हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि मैंने सारे क्वेश्चंस के ही आंसर दिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आंसर देने की कोशिश की, फिर मैंने देखा इंटरव्यूअर का फेशियल एक्सप्रेशन, मुझे समझ में आया कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने वहीं पे उनको बोल दिया कि सर शायद मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, और मैं इसको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने इंटरव्यू में अपना एकदम जो मेरे से पूछा गया धड़ाधड़ में वो बताते चला गया, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही बैलेंस्ड इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू में मुझे 25 नंबर मिले थे, और उसी के आधार पर सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स को ये एस्पायर करना चाहिए कि वो तकरीबन 80 के करीब रिटेन में टच करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक बार 80 टच हो गए तो आप इंटरव्यू में कितना भी कम नंबर लाएं, सिलेक्शन का चांस आपका रहता है। आपका इंटरव्यू अगर बेकार भी चला जाए तो किसी भी संस्था का, मुझे क्या कहते हैं, यूपी हायर आयोग का नहीं पता है कि क्या उन लोगों का स्कीम ऑफ पैटर्न्स है, लेकिन किसी भी संस्था का ये रहता है कि मिनिमम इतना देना है, मैक्सिमम इतना देना है। तो अगर आप 80 या 80 के ऊपर स्कोर कर ले जाते हैं रिटेन में, तो इंटरव्यू का जो महत्व है वो आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा घट जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन उसका महत्व थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिटेन में काफी लोगों से आगे हो जाते हैं। अगर आप 80 टच कर लेते हैं, और ईश्वर की कृपा से अगर आप 85 टच कर लिए, तब तो आप मतलब बहुत कंफर्टेबली अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर बिल्कुल सकते हैं। सही कह रहे हैं सर। और एक बात मैं थोड़ा सा कुछ विषय में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से बहुत से प्रश्न मेरे सामने ऐसे आते हैं जिनका उत्तर मुझे भी नहीं पता होता। और ये 95 96 प्रश्न का मेरिट, मतलब कट ऑफ जाना, किसी भी सब्जेक्ट में 91 92 कट ऑफ चले जाना थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक किसी के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगाया जा सकता। मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं कि ये बहुत कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन चूंकि अब
बहुत सारी बातें हैं, आप जब तक सामने नहीं आती हैं तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, और हम लोग देखते हैं कि हमें तो उन्हीं को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे बस में नहीं होता है। हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के पॉजिटिव चीजें देख के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार इन चीजों को फोकस करता हूँ। बहुत से प्रश्न लोग मेरे से पूछते हैं जिनका उत्तर मेरे पास नहीं होता है, यह भी सच है, लेकिन फिर भी मेरा ये काम है कि हम आपको एक हौसला बढ़ाने वाले पॉजिटिव डायरेक्शंस दिखाने का काम करता हूँ, ताकि आप होपलेस ना हो। और जब आप होपलेस होते हैं तो आप नहीं पढ़ पाते हैं, विश्वास करिए। तब आप जितना आपकी क्षमता होती है उतना जा नहीं पाते हैं। और चूंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें कुछ देखने को इस तरीके की मिलती हैं, और गवर्नमेंट का भी काम है उनको रोकने का प्रयास भी करती है इस तरीके की चीजें हो। और एक बात और कहना चाहेंगे कि हम ही जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं, गड़बड़ियां अगर कहीं होती हैं तो यही लोग करते हैं। तो इस तरीके से विष्णुकांत जी का थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर से हो गए हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम हो। तो आप लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान विषय में किस तरीके से नेक्स्ट जेआरएफ से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, कौन सी बुक्स का को हम लोग पढ़ें। और मनोविज्ञान के जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चूंकि आप लोग मनोविज्ञान से रिलेट करते हैं, इसलिए आप लोगों का काम भी है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से व्यवस्थित तरीके से करें। और एक एटीट्यूड, एक जो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मनोविज्ञान में आप लोग पढ़ते हैं, अपवाह वगैरह बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो उन चीजों को कंट्रोल करने में थोड़ा सा जरूर आप लोग आगे आ सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षार्थी इन चीजों को सपोर्ट ना करें, प्रतियोगी परीक्षार्थी इन चीजों में ना जाएं, क्योंकि मैं कहता हूं अगर गड़बड़ी होती है तो लाभ कौन ले रहा है? प्रतियोगी परीक्षार्थी ही लेते हैं। तो अगर लाभ वो लेते हैं और वही इन चीजों को ना करें तो इस तरीके की चीजें को रोका जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। कहते हैं, कोटेशन है, मैंने इसको पढ़ा है, सुना है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें खराब ना करनी पड़े, तो आप अपने आप को चेंज करिए। अपने आप को जब चेंज करेंगे तभी आप सबको चेंज कर सकते हैं। तो जब आप खुद ही उस चीज को नहीं करेंगे, हर एक परीक्षार्थी सोच ले कि 1 लाख लोग ने अगर फॉर्म भरा है यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का विज्ञापन 51 का, और 1 लाख लोग सभी सोच लें कि हम किसी प्रकार का गलती चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे सामने कोई गलती चीज आएगी तो उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको रिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, जहां भी जो भी कंसर्न संबंधित जो है एजेंसी है उसको रिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यह एटीट्यूड हर एक बंदा ले ले तो हमें नहीं लगता है कि ऐसी चीजें हो। और फेयर और बढ़िया सिलेक्शन, आपकी मेहनत वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप इस तरीके का एटीट्यूड बनाएंगे। सर सुन पा रहे हैं? और थोड़ा सा, हाँ हाँ सर, थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि रिटेन के बाद हो सकता है कई विद्यार्थियों का रिटेन निकल जाता है, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता कि अब इंटरव्यू के लिए क्या तैयार करें। या इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहां पे टीचिंग भी कराई जाती है, तो ये नहीं समझ में आता कि कौन सा टॉपिक तैयार करके जाएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे साथ ही ये मेरा पर्सनल अनुभव है, तो क्योंकि मेरे को ही ये लगा था कि अरे सामने वाला भी क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा रहे हैं, हम भी क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा रहे हैं, 4 लोग से और बात कर रहे हैं वो भी क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इतना ओवर यूज्ड टॉपिक हो जाएगा कि टॉपिक सुनते ही इंटरव्यूअर कह दे कि रहने दो भाई, मत ही पढ़ाओ। ठीक है। तो ऐसे ऐसा कोई कुछ होता नहीं है वहां पे। बस आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं आपने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की है। और क्योंकि आपका इंटरव्यू भी वहीं से स्टार्ट होता है, जो भी आप टीचिंग में टॉपिक पढ़ाएंगे कि पहला दूसरा क्वेश्चन वहीं से होता है कि अच्छा आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस ही समझा पाया था कि उसके बाद इंटरव्यू पैनल ने बोला कि ओके आइए आप बैठिए। और फिर पहले पहले 3 क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू पे क्लासिकल कंडीशनिंग से ही थे कि एक्सटेंशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है। तो जो भी टॉपिक तैयार करें एस्पिरेंट, बस ये चीज ध्यान में रखें कि उस टॉपिक का चप्पा चप्पा छान मारें, फिर उस टॉपिक से कुछ ऐसा ना बचे कि टीचिंग तो हम कर दिए लेकिन उस टॉपिक से जब क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो कुछ बना ही नहीं। तो जो भी टॉपिक आप लें, भले कितना ही रिपीटेटिव टॉपिक है, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, उसकी चिंता किए बगैर टॉपिक लें और उसको एकदम अच्छे से तैयार करें। और दूसरा चीज है कि जब इंटरव्यू के लिए हम वहाँ बैठते हैं
तो 2-3 विषयों के इंटरव्यू साथ में चल रहे होते हैं, कई तरह के एस्पिरेंट्स आते हैं वहाँ, कुछ बहुत हाइपर एक्टिव रहेंगे, सबसे जाके मिलके बात करेंगे, कुछ एक कोने में अपनी किताब पलटाते रहेंगे, कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते रहेंगे। तो आप इन सब चीजों से प्रभावित ना हो, क्योंकि ये सब चीजें केवल आपका ध्यान भटकाती हैं और इंटरव्यू में इनका कोई सहयोग नहीं है। तो आप जब इंटरव्यू आयोग में पहुंचे तो आराम से। इंटरव्यू के समय पे आपको हम इंटरव्यू का मार्गदर्शन करने के लिए एक अलग से एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे सर। आप लोग, आपका बहुत बढ़िया जी था और चीजें आपने बहुत बेहतर तरीके से बताई। एक जी लास्ट में सर। बात हम ये कहना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि चूंकि वीडियो में मनोविज्ञान से रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में आके अगर मनोविज्ञान से संबंधित या आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछता है, तो रिक्वेस्ट है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे ताकि हम बिल्कुल बिल्कुल लोग सर। हेल्प कर हो सके। बिल्कुल सर। और अभी और अगर और अगर समय परमिट कर रहा हो तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप पीएचडी के बारे में भी कुछ बताने को बोले थे कि साइकोलॉजी में पीएचडी कैसे पीएचडी करें। 2 मिनट, तो अगर 2 मिनट का टाइम अभी बचा है मीटिंग को एंड होने में, तो हाँ। 2 मिनट में आप पीएचडी के बारे में बिल्कुल कुछ जरूर बताएं सर। जी जी। तो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा पीएचडी प्रोसेस क्या है एडमिशन की कहीं भी। तो सभी यूनिवर्सिटी में एक तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि अगर आप नेट या जेआरएफ नहीं है तो आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। आप उस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो आपको या तो आप नेट हैं या तो जेआरएफ हैं, तो आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं होना देना पड़ता। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। और फिर इंटरव्यू में आपको एक प्रपोजल अपना रेडी रखना पड़ता है। कई कई यूनिवर्सिटी पहले से मांगती हैं, जैसे मैं बीएचयू से पीएचडी कर रहा हूँ, तो बीएचयू इंटरव्यू के दिन आपको आधे घंटे का समय देता है और एक ए4 सीट देता है। उस ए4 सीट में आपको अपना प्रपोजल लिखना पड़ता है कि आप क्या करेंगे, आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, आप कौन सा मेजर्स या टूल यूज करेंगे, और उसके आपके रिसर्च टॉपिक का क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या यूज है इन सब चीजों का। और पीएचडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका पीएचडी सुपरवाइजर सेलेक्ट करना। तो आप कहीं भी अप्लाई करें, पहले वहाँ की फैकल्टी में से ये डिसाइड कर लें कि आप रिसर्च किसके अंडर करना चाहते हैं। और अगर संभव हो तो उस प्रोफेसर से आप एक दो बार मिल भी लें कि सर मेरा इंटरेस्ट एरिया ये है और मैं आपके साथ रिसर्च वर्क करना चाहता हूँ। तो अभी के लिए समय की बाध्यता देखते हुए इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और फिर जो कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन पे फिर हम लोग बीएचयू में चर्चा कर पीएचडी लेंगे के बाद लिए में एक बार विस्तार। एक मार्गदर्शन आपका बीएचयू के पीएचडी के ऊपर हम लेंगे। बीएचयू से पीएचडी करने की बहुत से लोगों की इच्छा होती है और वो देखते रहते हैं, देश भर से लोग देखते हैं। तो बीएचयू में किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन होता है, क्या क्राइटेरिया होती है, कैसे सिलेक्शन के क्राइटेरियाज होते हैं, सारे पर आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, एक वीडियो में आपको लाएंगे। आप हमारे चैनल पे बिल्कुल आए, बिल्कुल। आपने लोगों का मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको और आपके सभी सब्सक्राइबर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।